चलो बेसिक डिफरेंशिएशन तो तुमने एक बार की कर रखा है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि तुमने नहीं करा है और वहीं से शुरू कराते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैथमेटिक्स में सबसे इजी सेगमेंट पिछली क्लास भी हमने बताया था तुम्हें, यही आता है, डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी में बदलता है, वो अचानक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब तो सिंपली ये वन लाइनर ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h एग्जिस्ट करे और तुम्हें ये लिमिट पता हो। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, फाइंडिंग dy बाई dx। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक ये लिमिट एग्जिस्ट करे और दो तुम्हें ये लिमिट पता हो। तो डिफरेंशिएशन भी बिल्कुल लिमिट्स की दुनिया की तरह ही चलता है। सबसे पहले बेसिक डेरिवेटिव्स जो तुम्हें निकाल के याद कर लेने हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, जो मेरे ख्याल से तुम फिजिक्स में अब तक कई राउंड करके याद कर चुके होगे। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं क्या नहीं अलाउड हैं, ये थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट चलता है, और क्यों डिफरेंट चलता है वो भी आज हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा आता है इसमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये भी समझा देंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। बस, और एक बार dy बाई डी एक्स निकालना आ गया, काम खत्म। इसके बाद वो चैप्टर शुरू हो जाता है जिसके इंतजार में तुम इतने दिनों से बैठे हुए हो, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। अनन्या प्रेजेंट है? यस सर, मैंने ही बोला। अच्छा, बस वही कंफर्म कर रहा था मैं। ठीक है, गुड। तो सबसे पहले बेसिक डेरिवेटिव्स मैं पूछता चलूंगा, मैं बच्चे का नाम लूंगा, वो अवेलेबल है यहाँ पे, तो वो डेरिवेटिव बताता जाएगा और हम मानते चलेंगे कि हाँ भाई डेरिवेटिव पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले साइन कॉस, आई अंडरस्टैंड तुम्हें ये सारे रटे हुए हैं, लॉजिक पता है इनका। तो स्टार्ट करते हैं। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अक्षिता। So sec x tan x. सेक एक्स tan एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव जिष्णु। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव दिव्यम। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव अनमोल। आशीष। अनमोल ने अनमोल कुछ, ने चैट पे डाला। हाँ, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो ये सारे तो मुझे कराने की जरूरत नहीं ना, ये तो बेसिकली तुम सबको पहले से पता है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, ln x का डेरिवेटिव सानिध्य 1/x। और log ऑफ x विद बेस a का डेरिवेटिव सानिध्य log e e e
अगर ई की जगह यहाँ ए हो तो फाइनल आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव का? नहीं, नहीं सर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा श्रुति? सर 1/x log a. 1/x log ए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर. चलो विद बेस ई, ठीक है ना। इसी तरह से e टू द पावर x का डेरिवेटिव बाकी नहीं है लगता है क्लास में। e टू द पावर x का डेरिवेटिव निहारिका? सर e टू द पावर x ही होगा। और a टू द पावर x का डेरिवेटिव? सर x a नहीं। अनुराग a टू द पावर x का डेरिवेटिव? सर x into log a. यश a टू द पावर x का डेरिवेटिव? a to the power x ln a into ln a। हाँ ये आएगा भाई, सबको यकीन है इस बात पे या डाउट है? नहीं सर यही आ रहा है। यस सर यही है। ठीक, तो ये वो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ये पुराने वाले x टू द पावर n का डेरिवेटिव n टाइम्स x टू द पावर n-1 होता है अगर n की वैल्यू क्या ना हो, या हर n की वैल्यू के लिए होता है। बोलो सर हर n की वैल्यू की। हर n की वैल्यू के लिए ये आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से साइन x, कॉस x, तो ये सब पुराने हैं डेरिवेटिव। ये कहाँ से आए हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल से, एज इन हमने एक्चुअली ये सारे लिमिट निकाल के देखी है। आज 2-4 रूल्स हैं वो देख लेते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। अगर fx और gx के डेरिवेटिव पता हैं तो क्या ये सच है कि fx प्लस gx का डेरिवेटिव इंडिविजुअली fx का डेरिवेटिव प्लस gx का डेरिवेटिव होगा? यस सर। द आंसर इज यस। इसको पहली बार सम रूल कहते हैं। इसी में माइनस लगा दो तो ये माइनस में डिफरेंस रूल आ जाता है। इसके पीछे का कोर क्या है कि ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर ये है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h प्लस gx प्लस h हो गया। मान लो इसका नाम तुमने hx रखा है, px रखा, तो p ऑफ x प्लस h माइनस p ऑफ x विच वुड बी f ऑफ x प्लस सर p आप ऑफ कुछ x। लिख रहे हो? हाँ, नहीं दिख रहा? नहीं सर कुछ भी नहीं। कौन है? निहारिका? यस सर। दोबारा लॉग इन करो क्विकली, ठीक है ना, लॉग आउट करके। तो बाकियों को दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैंने इस पूरे को अगर px माना होता तो ये Yes, p ऑफ sir. x प्लस h होता, ये px होता, और ये क्लब होके इस फॉर्म में आ जाता, तो ये ट्रू हो जाता है। कोई डाउट इसमें? बिकॉज दिस कैन बी कंफर्टेबली रिटन एज f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h प्लस g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब तक सम और डिफरेंस हुआ तब तक कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आई, क्योंकि लिमिट है, सेपरेट हो जाती है। अगर ये एक फाइनाइट लिमिट है, ये एक फाइनाइट लिमिट है,
तो फाइनल आंसर यही आएगा। और डेरिवेटिव में फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम इस पर डाउट करें। अगर बीच में प्लस की जगह माइनस होता तो ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो तुम्हारा बेसिकली ये माइनस आ जाता, बाकी सब एज इट इज रह जाता। ओके, इसके बाद आता है तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। उदय बता दो जरा प्रोडक्ट रूल क्या है। सर UV dash equal to U dash V plus V dash U। अब क्वेश्चन ये है कि ये आया कहां से, ठीक है ना, हाउ डू वी प्रूव इट, तो ये पूछ लेते हैं। हाँ सर फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है ये भी। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है। इसके पीछे का कोर यही है, u और v को f इंटू जी मान लो, तो f इंटू जी का डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वुड बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h इंटू जी ऑफ x प्लस h, क्योंकि f इंटू जी को तो हमने एक नया फंक्शन मान लिया, तो उसका प्लस h ये हो जाएगा माइनस fx इंटू जी एक्स अपॉन h। ये वाला स्टेप सबको डाइजेस्ट हुआ कि अगर हम fx इंटू जी एक्स को px मान लें तो बेसिकली px का डेरिवेटिव यही आएगा, ठीक है ना, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल p ऑफ x प्लस h माइनस p ऑफ x अपॉन h। अब करते क्या है हम इसमें, ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये फंक्शनल इक्वेशन में किसी दिन तुम्हें झटका देगा। न्यूमरेटर में हम एक f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x ऐड और सब्सट्रैक्ट करा देते हैं। कर सकते हैं, कोई क्राइम नहीं है। f ऑफ x प्लस h इंटू जी एक्स वही ऐड किया, वही सब्सट्रैक्ट किया। दिस इज ओके। यस सर। अब इसको लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्लब कर दो, तो इसमें f ऑफ x प्लस h कॉमन आएगा, अंदर बचेगा g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h, और बीच वाले दोनों इनको क्लब कर दो, तो प्लस g ऑफ x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, और डिनोमिनेटर वाला h इसको दे दो। एम आई राइट? इसमें से gx कॉमन लिया बीच के दो से और बाहर वाले से f ऑफ x। अब h टेंडिंग टू 0 डालो, h टेंडिंग टू 0 पे ये तो g का डेरिवेटिव हो गया और यहाँ पे तो fx एज इट इज बन गया, तो ये आया fx इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, हेंस प्रूव। तो जो प्रोडक्ट रूल है वो इस फर्स्ट प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही आता है, बस इस एक छोटे से मैनिपुलेशन से। पता था पहले ये सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहला रूल Yes, सम एंड डिफरेंस रूल एक ही में कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट रूल। तीसरा रूल कौन सा था? डिवीजन। सर क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल। फॉर्मूला याद करने में कई बार छोटा सा एरर होता है लोगों को। fx अपॉन gx का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, हाँ, डिनोमिनेटर में gx का स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? पहले fx gx into dx fx minus dash dash x fx। एक आदमी बोलो, चिराग। yes sir, gx into fx का डेरिवेटिव
माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव। सब लोग एग्री करते हैं इससे? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलो, ये कहां से आया? आंसर इसका भी वही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से ये डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x h अपॉन g ऑफ x प्लस h। अभी मेडिकल वाले छूट के आए नहीं क्या यहाँ पे, हर्ष एंड ऑल? जैसे वो केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अपॉन एफ एक्स अपॉन जी एक्स होल डिवाइडेड बाई h। करना तो ये था, एलसीएम ले लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x माइनस जी ऑफ x प्लस h इंटू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस h इंटू h। अब क्या करेंगे इसमें? किसी को कोई आइडिया? नहीं? सर एक सेकेंड। सो माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स। यस, ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स कर दो इसमें, प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब पहले को आखिरी के साथ क्लब कर दो, तो जी एक्स कॉमन ले लो, ये एफ का डेरिवेटिव बन गया। इसको एफ एक्स के साथ कॉमन ले लो बट माइनस एफ एक्स कॉमन लो, तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, जी का डेरिवेटिव बन गया। नीचे जो ये h है ये डेरिवेटिव में चला जाएगा, और जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच में जब h टेंडिंग टू 0 डालोगे तो जी एक्स इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो हियर इज योर क्वोशंट रूल। कोई डाउट? नो सर। ठीक। सर मेरे को बेसिक डेरिवेटिव जो हमने किए थे शुरू में उसमें एक बात पूछनी है। सर ये जो है इसको मतलब इसके पीछे कुछ हो भी है या ये है? नहीं नहीं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब अगर ln x का डेरिवेटिव पूछा जाए तो हम लिखेंगे ln ऑफ x प्लस एच माइनस ln ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब तो हम इसमें इससे देखेंगे तो वो आ जाएगा। हाँ प्रॉपर्टी लगा के लाएंगे तो वो आएगा, मतलब वो सारे डेरिवेटिव्स में पीछे ये किया जा चुका है। ओके, सर एक बार ln और e की पावर x का करा दो। ये कौन सा वत्सल? वत्सल। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ x प्लस h माइनस ln ऑफ x अपॉन h, तो इसको लिखो ln ऑफ 1 प्लस h बाई x, ठीक है, अपॉन h। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी से बाई में चला जाएगा और x से डिवाइड कर दो। अब एक अपॉन x और एक 1 अपॉन x अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब h अपॉन x को बनाओ t, तो दिस बिकम्स लिमिट t टेंड्स टू 0, बिकॉज जब h टेंडिंग टू 0 है तो h अपॉन x भी टेंडिंग टू 0 है। ln 1 प्लस t अपॉन t इंटू 1 बाई एक्स। अब ये लिमिट याद है, बेसिक लिमिट में क्या बताई थी? 1, तो ये आ गया 1 बाई एक्स। ये वाला जो स्टेप है ना, जो इसमें मैंने ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये क्रूशियल है।
क्योंकि तुम्हें किसी स्टैंडर्ड लिमिट से इसको रिलेट करना है। ओके सर। जितने एलिमेंट्री हैं e टू द पावर x लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x अपॉन h is as good as limit h tending to 0 e to the power x into e to the power h minus 1 upon h। भाई न्यूमरेटर में से e to the power x कॉमन ले लिया। अब ये बेसिक लिमिट है 1, याद है हमें, तो रिजल्ट क्या बचा, e to the power x। ठीक है ना? तो सारे फंडामेंटल डेरिवेटिव्स फंडामेंटल लिमिट्स के बेसिस पे बने हुए हैं। जितनी तुम्हें बेसिक लिमिट्स पता है समझ लो उतने ही यहाँ पे डेरिवेटिव्स कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो तुम्हें पता है डायरेक्टली। ठीक है ना? और ये वाले जो है ये तो सब्स्टिट्यूशन है। log ऑफ ax को तुम किसी भी समय लिख सकते हो ln x अपॉन ln a। रेस्ट ऑल इज अलजेब्रा जो अभी करा रहे हैं। कोई डाउट वत्सल? नो सर। ठीक, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। इसके बाद आता है तुम्हारा पावर फंक्शन। ज्यादा दिक्कत की चीज नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में बीच में आता है तो तकलीफ देता है। fx रेस टू gx का डेरिवेटिव, तो ज्यादा दिमाग लगाए बगैर इसको कुछ मान लो z, दोनों तरफ log ले लो, ln z इज इक्वल टू gx इंटू ln fx, और अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो प्रोडक्ट रूल से चला जाएगा, पहले gx का डेरिवेटिव फिर ln fx का डेरिवेटिव। ln fx के डेरिवेटिव में अभी थोड़ा सा बाकी, क्योंकि अभी हमने चेन रूल सिखाया नहीं है, प्लस ln fx एज इट इज और gx का डेरिवेटिव। तो राइट हैंड साइड तो x का फंक्शन बन गया, लेफ्ट हैंड साइड ln z का डेरिवेटिव। ये और ये दोनों अभी 2 मिनट में होने वाले हैं, बट जब तक नहीं होते तब तक हम तुम्हें बता दें, ये आएगा 1 अपॉन z इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ये आएगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एल एन एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये जो z है इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में आ गया। तो मतलब करके काम गंदा ही आता है, बट अगर पावर फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए तो फिर वो ऐसे ही आएगा। तीसरा कोई शॉर्टकट रास्ता इसमें नहीं है। ओके, तो पावर फंक्शन में बस ये मान लो कि भाई हमने सबसे पहले उसको क्या ले लिया है, z मान लिया है, और दोनों तरफ log लेके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया है। बाकी डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन है जो पहले 2-3 रूल से गवर्न होगा। अब आते हैं इसके अगले रूल पे। हाँ सर आपने बोला ये बीच में आता है, बीच में मतलब फिर से बीच में क्या आता है? आपने बोला ना ये पावर फंक्शन बीच में आता है, मतलब क्वेश्चंस के। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं बीच में एकदम से ऐसे आ जाएगा। अब जैसे मान लो तुमको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें अचानक x रेज टू साइन x एक फंक्शन आ गया। अब कुछ भी कर लो, इसका डेरिवेटिव तो निकालोगे ना इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। तो इसके डेरिवेटिव को निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्टेप 1 इसको y मानो, दूसरी तरफ log लो दोनों तरफ, और तब आगे बढ़ो। तो मतलब ये समझ के चलो कि स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये और स्टेप 3 ये 3 काम करो, और फिर लास्ट में z को उधर मल्टीप्लाई कर दो। इसके अलावा कोई रास्ता। लेकिन पावर फंक्शन क्या सवालों के बीच में कहीं ना कहीं उछल जाता है एकदम से, x रेज टू x। अब बिहेवियर पढ़ना है, डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव देख के मन करता छोड़ दो, नहीं निकालेंगे कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, स्टेप 1 2 3 परफॉर्म ही करना है इसमें।
फिर आता है चेन रूल या कॉम्पोजिट फंक्शन। ये क्या है? तुमको किसी ने दिया f ऑफ g ऑफ p ऑफ q ऑफ x, डिफरेंशिएट करो। इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर 11th में बेसिक कैलकुलस में रटा था, चाहे फिजिक्स में चाहे मैथ्स में, तो ये तुम में से पहले किसी से सुनते हैं कि किसने सबसे बेहतरीन तरीके से रटा था। हर्ष वापस आ गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। हर्ष, तो मेरे को क्या बोलूं? नहीं नहीं, हर्ष की आवाज ही नहीं है, क्या हो गया? आवाज केमिस्ट्री में छोड़ के आ गए? निशिता, नहीं आए नहीं है, दिख रहे थे यहाँ पे। चलो बोलो भाई, बोलो। हाँ, क्या नाम है? चिराग, तुम ही बोलो। जैसे सर पहले f का डेरिवेटिव और बाकी टर्म एज इट इज, फिर उसके बाद उसको g का डेरिवेटिव अंदर की टर्म एज इट इज इनटू p का डेरिवेटिव एज इट इज और q का डेरिवेटिव x, ऐसे आ जाएगा सब। बिल्कुल, ये कहलाता है कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि तुमको जिसका डेरिवेटिव आता हो उसके अलावा बाकी सबको कुछ मान लो। मैं क्या करोगे? अब तुमसे किसी ने कहा इसका डेरिवेटिव निकालो, तो तुम मान लो g ऑफ p ऑफ q ऑफ x कोई वेरिएबल t है। कौन वेरिएबल t है? g ऑफ p ऑफ q ऑफ x। तो ये जो तुम ढूंढ रहे हो, ये f डेरिवेटिव ऑफ t हो जाएगा। लेकिन तुमसे तो मांगा f डेरिवेटिव ऑफ x क्या था? f डेरिवेटिव ऑफ t का मतलब क्या हो गया? df अपॉन dt। जबकि अगर मान लो ये पूरा फंक्शन p ऑफ x है, तो तुमसे वो dp बाई dx मांग रहा है और तुम उन्हें दे रहे हो dp बाई dt। तो इसका करेक्शन ये है कि भाई df बाई dx इन्होंने मांगा था पूरा dp बाई dx, ऐसे ले लो, इसको p से ही शुरू करो सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो इफ आई टेक p ऑफ x इज इक्वल टू, ये डैश भी हटा दो, ठीक है, दिस, और हमसे किसी ने कहा dp बाई dx निकालो। तो अब हम p ऑफ x को अगर f ऑफ t लिखेंगे, क्योंकि भाई जब तुमने इसे t मान लिया तो x तो रहा नहीं, अब f ऑफ t हो गया। दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाला जा सकता है। तो तुमने df बाई dt निकाल दिया, जबकि dp बाई dx चाहिए था, तो dt बाई dx अभी भी चाहिए। ये मिल गया, ये तो f का डेरिवेटिव आ गया डायरेक्टली। तो इसका रूल यही है कि f को देखो, बाकी सबको मन में एज्यूम कर लो कि ये समथिंग है, उस समथिंग के अबाउट डिफरेंशिएट कर दो। अब जब t का डेरिवेटिव निकालने चलोगे तो फिर वो कंपोजिट फंक्शन है। तो इस बार तुम इसको जो है कुछ v मानोगे, तो t बिकम्स g ऑफ v। अब dt बाई dx निकालने चलोगे तो dt बाई dx तो मिलेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन तो v का है, तो तुम्हें dt बाई dv मिल जाएगा। लेकिन dx लाने के लिए dv बाई dx बैलेंस है। तो ये चेन बन रही है ना, ये बनती रहेगी। dv बाई dx में v को देखो, p ऑफ q ऑफ x, ये भी तुमसे नहीं होना। तो p ऑफ q ऑफ x जिसे तुमने v माना था, उसमें q ऑफ x को कुछ मानो z। अब ऐसे मानते रहे, चेन लिखते रहे तो पागल हो जाएंगे। तो हम ये सब नहीं कराते, कौन इतना लिखेगा, हम डायरेक्ट एक रूल पे काम कर लेते हैं, एक ही झंझट में काम खत्म। एक कॉम्प्लिकेटेड सा रैंडम सा फंक्शन लिख देते हैं, साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ टैन ऑफ एक्स। ठीक है, 5 हो गए। साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ टैन ऑफ एक्स, ये किसी ने बोला y है, और मुझसे मांगा क्या? dy बाई dx। तो यहां से शुरू करते हैं dy बाई dx। हाँ भाई, चलो
रुद्राक्ष, नो, आवाज नहीं आई। अनिमेश, नहीं आई आवाज। मृदुल, यस सर। शुरू हो जाओ। इसका डेरिवेटिव कैसे लाते हैं? सर पहले हम cos ऑफ ln ऑफ रूट ऑफ tan x को कोई एक वेरिएबल मान लेंगे। हाँ, हम तो तो कहते फिर हैं वेरिएबल भी मत मानो, मन में ही बोलो समथिंग। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव सर cos ऑफ कॉस ऑफ समथिंग समथिंग, डाल तो दो। फिर कॉस ऑफ ln ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ x। अब जो गलती की वो ये, जिसको समथिंग माना उसका डेरिवेटिव यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग का माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। माइनस साइन ऑफ, लिखते चलो साथ में, ln ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ x। लेकिन अभी भी तुमने समथिंग माना तो गलत तो अभी भी है। इसका सुधार, ये समथिंग मल्टीप्लाई कर दो into 1 by root tan समथिंग। x, ln ऑफ रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन root tan x, tan x समथिंग। ठीक, into 1 अब by भी समथिंग 2 है रूट tan x, तो रूट tan x का डेरिवेटिव 1 1 by अपॉन 2 root 2 tan x। रूट tan x। अगले समथिंग। अब tan x का डेरिवेटिव, जब तक ठीक है, तुम text समथिंग करें। माना बंद ना कर दो तब तक उसका डेरिवेटिव चेन में मल्टीप्लाई करते रहो, डायरेक्ट आंसर। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? किसी को? आवाज आ रही सबको मेरी? यस सर। Yes sir। ठीक है। सर वो हाँ, tan x पावर 3/2 नहीं होना चाहिए कहाँ पे? ये सर जो डिफरेंशिएशन क्यों? वन अच्छा रूट सर एक्स। आ गया समझ। आईआईटी में एक एग्जाम होता है इंटीग्रेटेड एमएससी का, पता है तुम लोग को? नो सर। जो लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी में एडमिशन लेते हैं उनकी जो सीट्स खाली रह जाती हैं, उन सीट्स पे एडमिशन के लिए इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए बीएससी वालों का एक एग्जाम होता है। यानी जो बैचलर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं प्रॉपर बीएससी किसी कॉलेज से, वो इंटीग्रेटेड एमएससी का एग्जाम इनके साथ देते हैं। ये एग्जाम आम तौर पे होने के बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आईआईटी के 8 प्रोफेसर्स बैठते हैं और वो बीएससी 3rd ईयर फाइनल ईयर का बच्चा अकेला एंट्री करता है और 8 टीचर्स उससे सवाल पूछते हैं, जैसा कि किसी बड़े इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि वो बड़े हीरो होते हैं, टॉप टीचर्स होते हैं। तो एक सवाल पहला क्या पूछते होंगे? पहला सवाल वो पूछते हैं कि बेटा कोई एक टॉपिक बता दो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता हो, ताकि वो उसी में तुमको सवाल पूछ के बैंड बजाएं। अगर कभी जिंदगी में ऐसा इंटरव्यू फेस करो और मैथ्स के टीचर सामने बैठे हो और वो पूछे कि बेटा कोई एक टॉपिक बता दो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता हो, तो बहुत संभाल के उनसे कहना कि सर हमें डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आता है। वो ना चाहते हुए भी फिर बड़ी मजबूरी में बोलते हैं अच्छा कोई और टॉपिक बताओ, क्योंकि डिफरेंशिएशन इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें तुमको कुछ भी पूछा जाए तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम जितना बड़ा फंक्शन बोलेंगे, साइन ऑफ, कॉस ऑफ, एलन ऑफ, टैस ऑफ, उतना ही लंबा तुम्हारा आंसर होगा, इनफैक्ट उससे कई गुना ज्यादा होगा। और अगर इतना बड़ा आंसर होगा कौन वेरीफाई करेगा?
देयर इज नो वे बाय विच वी कैन चैलेंज कि अच्छा तुमने कहा मुझे डिफरेंशिएबिलिटी आती है, तुम फंस गए। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में कि तुम बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तुमने पूछा हमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आता है तो तुम बर्बाद हो गए, बिकॉज वो बहुत बड़ी चीज है। हमें डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आता है, तब वो मजबूरी में बोलते हैं अच्छा दूसरा टॉपिक बताओ। दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन इसका ठीक उल्टा है, लेकिन उसमें तुम्हें ब्लॉक किया जा सकता है। इनफैक्ट तुम किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन में कहीं कोई चैलेंज नहीं है। बेसिक डेरिवेटिव्स तुम्हारे निकले हुए हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स अभी तुमने देख लिया। आखिरी रूल कौन कौन से रूल हैं? सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, पावर फंक्शन एंड चेन रूल। सर अब फिर दूसरे बारी में क्या स्टेप करना चाहिए? मतलब जब वो पूछेंगे कुछ और उसके बताओ। बाद कुछ भी बोलो, वो आईआईटी की टीम है। दिस इज द ओनली चैप्टर विच सेव्स यू, बिकॉज उसमें अगर हम भी तुमसे कहें ना कि भाई एक क्वेश्चन है ये करो, तो एज लॉन्ग एज इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिफरेंशिएशन कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, उसके बाद ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत सारे हैं डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में। तो तुम्हारे 4 रूल हैं। बोलेंगे क्या हम उस सिचुएशन में कि अगर कौन से टॉपिक अच्छे से आते हैं, डिफरेंशिएशन मना कर दिया तब? उसके बाद वो तुम्हारा अपना सर फिर भी अगर वो हर एक का अपना इंडिविजुअल वो है। आमतौर पे ऐसे में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बोलना चाहिए जो एनालिटिकल हो। जैसे कैलकुलस नहीं बोलनी चाहिए कि हमें कैलकुलस बहुत आती है, क्योंकि कैलकुलस में वो तुम्हें डेप्थ में फंसा देंगे। वैसे तो मैथ्स है, किसी भी चीज में फंसाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। हम जब गए थे तो हमें मैट्रिसेस में किल कर दिया था उन्होंने। ऐसी ऐसी मैट्रिक्स, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वालों ने ऐसी ऐसी मैट्रिक्स रखी थी। एक मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स तो जानते हो ना सारे लोग? यस सर। यहाँ 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 9 एलिमेंट थे, 8 बोल दिए। बोले अब एक एलिमेंट ऐसे डालो जिससे इसका होल क्यूब नल मैट्रिक्स बन जाए। अब हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि एक एलिमेंट से नल बन भी सकता है। मतलब हम तो बाद में डालें, पहले हमें यकीन तो हो जाए कि ऐसा हो भी सकता है। सो व्हेन यू गो टू दोज पीपल, वो फर्क पड़ता है उससे। बट डिफरेंशिएशन इज वन चैप्टर जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं कोई इसमें लैकुने का स्कोप ही नहीं है। हमें डिफरेंशिएट करना है, कर दो। इसका रिवर्स प्रोसेस उतना ही उल्टा, उतना ही गंदा है। आखिरी और करा देते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब, किसी ने कहा देखो ऐसा है जी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस 4 के बराबर अगर है तो dy बाई डी एक्स बताओ। तो तुमने कुछ नहीं करना है, पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, एज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स हैज 1 2 3 रूल। साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन चेन रूल की गलती में x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू इधर प्रोडक्ट लिख रहे हो? हाँ बिल्कुल। नहीं दिखा? किसकी आवाज आई है? निहारिका। निहारिका, इंटरनेट कनेक्शन ऑब्लिक फोन, दो में से एक चीज में इशू है, ठीक है ना? जैसे ही लॉकडाउन खुले इसका इंतजाम कर लेना, फिर से लॉग ऑफ करके लॉग ऑन हो जाओ। अब ये जो इक्वेशन है इससे dy बाई डी एक्स अलग कर लो, नॉन dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स अलग कर लो, डिवाइड कर दो। ये कहलाता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक्सप्लिसिट मतलब y एक्सप्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ x, वो एक दुनिया है, ऐसा तो कोई भी कुछ भी बना सकता है। तो डिफरेंशिएशन विल नेवर बी अ चैलेंज फॉर यू। हाँ, डिफरेंशिएशन कहां चैलेंज होगा? जब वो इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल से रिलेट कर दें। जैसे, अब ध्यान से सुनना, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus 2h minus 2 times f of x plus h plus f of x
अपॉन एच स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स? जरा सोच के बताओ। टाइम लो, बहुत कोर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। किसी को लगा कि ये ट्रू है? सर एक मिनट सर, एक हेलो हेलो हुआ किसी से? फर्स्ट प्रिंसिपल को डिफरेंशिएट, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिया। हाँ, बट क्या ये उसके बावजूद लॉजिकली सही है या गलत है? सर शायद चेन रूल से हो सकता है। सर लॉजिकली मतलब करके देखें। छोटा सा इसमें एक कंफ्यूजन है जो क्रॉप होता है एक लेट स्टेज पे। अगर हमसे कोई ये ना दिखाता और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पूछता तो हम लगाते लिमिट h टेंडिंग टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x प्लस h माइनस f डैश ऑफ x अपॉन h। भाई फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो डेरिवेटिव पर, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज सेकंड डेरिवेटिव। अब यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन यह है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपॉन h, इसको लिखो लिमिट p टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h प्लस p माइनस f ऑफ x प्लस h अपॉन p। ये हो गया तुम्हारा f डैश ऑफ x प्लस h माइनस लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस t माइनस f ऑफ x अपॉन t। ये हो गया तुम्हारा f डैश ऑफ x।
ठीक है ना। अब क्या ये जरूरी है कि जिस वक्त p टेंडिंग टू 0 हो, t टेंडिंग टू 0 हो और h टेंडिंग टू 0 हो, they all can be treated as same? h, p and t. सॉरी, अगर हाँ तो जब इसको h लिखोगे x प्लस 2h हो जाएगा, इसको h लिखोगे x प्लस h हो जाएगा, ये h और h बनेंगे, नीचे x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका कोई एविडेंस है, कोई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई हम ये मान सकते हैं कि दुनिया में 3 इनफाइनेटेसिमल h, p और t तीनों अगर 0 को टेंड कर रहे हैं तो तीनों सेम वेरिएबल माने जा सकते हैं क्या? क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? क्या है? यस सर। अगर ये नहीं माने जा सकते तो आप इस पे नहीं जा सकते, और अगर ये माने जा सकते तो फिर यही नहीं, दुनिया के हर क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए कि जब भी h टेंडिंग टू 0 हो, p टेंडिंग टू 0, दो अलग अलग लिमिट हो, हम h और p दोनों को सेम मान लें। तो आज मैं तुमसे इसका जवाब नहीं मांग रहा हूं, टेक अ डेज टाइम, गूगल करो, पिस्कुनोव दी है तुमको, मेरॉन दी है, उसमें जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिमिट्स की लिखी है उसी को डेरिवेटिव पे भी इन्होंने अप्लाई किया है, उसको रेफर करो। ट्राई टू फिगर आउट कि भाई ये तीनों को सेम h में कन्वर्ट करने का एविडेंस है या नहीं है। तो दिस विल बिकम योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। बट अगर है तो फिर हर क्वेश्चन में जब भी h टेंडिंग टू 0 हो, p टेंडिंग टू 0 हो, हम एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज करके लिमिट्स आपस में मैच कराना शुरू कर देंगे। सो एक पूरे दिन का टाइम दिया नेक्स्ट क्लास तक का। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सच ये है, यहां से आगे का सच ये है कि जब h टेंडिंग टू 0 है, p टेंडिंग टू 0 है, t टेंडिंग टू 0 है, आपको कैसे पता कि तीनों एक साथ लिखे ही जा सकते हैं सेम वेरिएबल में? What is the evidence behind that? ऐसा है क्या? एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन ऐसा सपोर्ट करती है क्या? लोग ऐसा करते हैं क्या? हाँ तो दिस इज ओके, नहीं तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे क्वेश्चंस में तो तुम्हें लिमिट्स में डिफरेंशिएशन में भी फंसा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, ये अभी हमने नहीं किया है। सर एक चीज थी पिछले वाले में। हाँ सर जैसे हमने जब सम रूल डिफरेंस रूल करा तब भी हाँ। तो हमने मतलब h एक ही लिया, तो वहां पे भी हम p और t बोलना चाहिए था ऐसे तो। एब्सोल्यूट, तो वहां यूज करा तो यहाँ भी कर सकते हैं। एकदम सही जवाब। जब हमने सम और डिफरेंस रूल लिया था तो हमने ये यहाँ पे भी अप्लाई हालांकि किया नहीं था बिकॉज हम राइट से लेफ्ट जा रहे थे, बट मोर और लेस लॉजिक सेम बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम राइट से आते हैं, हम कहते हैं इसका h है इसका t है, तो आप दोनों को सेम कैसे मान सकते हैं? यही इसका जवाब है। इसको जरा एप्सिलॉन डेल्टा से वेरीफाई करना, आई वुड लव टू सी दैट, क्योंकि ये ट्रू है और इसका यही जवाब है। ठीक है ना? बट ये तो अपने सेटिस्फैक्शन का है, एप्सिलॉन डेल्टा सपोर्ट करती क्या वो जरा निकाल के देखना, एंड दिस बिकम्स योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। उस हिसाब से डिफरेंशिएशन में फंडामेंटल कोर पे करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जेई उतना ध्यान नहीं देती, ना डिफरेंशिएशन पूछती है तुमसे। डिफरेंशिएशन जितना सीधा साधा काम है, इंटीग्रेशन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो मान लो मैं तुमसे कहूं साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, करो फटाफट, देखें जरा, फिर चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। श्रुति इसका डेरिवेटिव बोलना शुरू करो। So cos of हाँ minus sin x
क्यों? नहीं सर, cos of cos x. cos of cos x So minus sin x. into minus sin x. So divided by 2x. ये क्या बोला तुमने? अच्छा नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। सर मैं बोलूं? नहीं नहीं, वो बोल रही है अभी, रुक जाओ। अक्षिता आज पाखी नहीं आई क्या? So x square into cos of cos x minus sine of cos x into 2x by x to the power 4. x square into cos of cos x into minus sin x minus Sine of minus sine of cos x into 2x. Sine of cos x into 2x divided by x to the power 4. यही आ रहा है भाई सबका? यस सर। अब क्या है कि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, हमें पता है, तुम्हें पता है, अभी तुम्हारे सामने श्रुति ने किया। किसी को भी देना है, ये दो हटा दो और इधर इंटीग्रल लगा दो और इधर dx लगा दो। आंसर पहले से पता है, क्या है? साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये है। लेकिन अगर उसको ये चीज हटा दी जाए और कहा जाए कि ये निकालो, तो इसका प्रोसेस वापस वहां तक पहुंचने का बहुत गंदा है। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, जो मुंह में आए बक दो रैंडमली दो चार फंक्शन, उसे डिफरेंशिएट कर दो, जो आए वो किसी के सामने ले खड़े हो जाओ, सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जरूरी नहीं कि इसको देख के सर को ये क्लिक करे, कर भी सकता और नहीं, और जब सर को नहीं कर सकता तो बाकियों को तो कर ही नहीं सकता। तो जितना डिफरेंशिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, इंटीग्रेशन उतना ही रिवर्स मैकेनिज्म है, हो जरूरी नहीं है। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, अगला झटका इसका लगने वाला है। डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया सबको रूल्स के साथ? यस ठीक है ना? इसको तुमने भरपूर प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जितना फॉरवर्ड में डिफरेंशिएशन याद होगा उतना ही स्ट्राइक रेट इंटीग्रेशन का हाई हो जाएगा, देख के पहचानने लगा रहे ये इसका डेरिवेटिव था। नाउ लेट्स मूव टू द सेगमेंट व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। टेक्निकली स्पीकिंग, fx is differentiable at a point x is equal to a if number 1 fx is continuous in the neighborhood of a, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स f डेरिवेटिव at a minus is equal to the right hand derivative, that is f derivative at a plus. What is left hand derivative at a minus? डेरिवेटिव किसको बोला था डिफरेंशिएशन में? फर्स्ट प्रिंसिपल से, इस डेरिवेटिव को, फंडामेंटल। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? इसी लिमिट की लेफ्ट हैंड वैल्यू, लिमिट f ऑफ x प्लस h, अब x की जगह तो a रख रहे हो, a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h
h टेंडिंग टू 0 माइनस कर दो। तो जैसे ही h टेंडिंग टू 0 माइनस करेगा x की वैल्यू a से थोड़ा कम हो जाएगी, ये आ गया। व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अपने आप ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, वाले में a माइनस h होगा क्या ना, वो जो तुम देखते हो फिर वो यहाँ पे 0 ही लिखते हैं, मतलब वो फिर प्लस माइनस नहीं लिखते। हमने जो तुम्हें वर्किंग बताई थी याद है? हम लिखते हैं ऐसा कुछ, ये है ग्राफ, ये है पॉइंट ए, इधर वाला स्लोप छोटा सा अपने सेगमेंट के स्लोप के बराबर हो, तो ये ए है, तो इसके बाद वाला पॉइंट एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एच एज इन ए प्लस एच माइनस ए। ये डेरिवेटिव एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे राइट हैंड स्लोप हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0 माइनस, एच टेंडिंग टू 0 माइनस हो गया तो अपने आप नेगेटिव हो गया, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, तो ऊपर नीचे नेगेटिव नेगेटिव, फिर से वही स्लोप आ गया। ठीक है ना? अगर इसे h टेंडिंग टू 0 कहेंगे तो ये a माइनस h हो जाएगा, बट फिर वो मान के चलते हैं कि h टेंडिंग टू 0 में 0 प्लस ही है दोनों तरफ, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। एक बार इधर वाला डेरिवेटिव अपने छोटा सा स्लोप सेगमेंट पे ओवरलैप करे, एक बार इधर वाला, और फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो फिर हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या है, उस पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नहीं? सबको क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। इनका इक्वल होना, इनका सेट होना, ये डिफरेंशिएबिलिटी है। ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग एबिलिटी टू ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट, एक और सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हो अगर किसी पॉइंट पे, तो वो डिफरेंशिएबल पॉइंट है। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, इधर वाला डेरिवेटिव इधर वाले स्लोप के बराबर इधर वाला, तो जो भी लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी वो टेंजेंट है, और फिर हम टेंजेंट बना सकते हैं, और एक ही बना सकते हैं। तो दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएबिलिटी। दैट मीन्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गए, क्योंकि वहां से तो तुम एक यूनिक टेंजेंट बना ही नहीं सकते। कोई डाउट? दूसरा, शार्प एजेस आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे हमने एक ग्राफ लिया, अब ये शार्प एज है, अगर ये शार्प एज है तो ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता शार्प एज है? हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे स्मूथली गया हो, तो जहां पे भी हो सकता है का डाउट आए, इधर का डेरिवेटिव अदर, इधर का डेरिवेटिव अलग, निकाल लो। अगर वो स्ट्रेट है तो डिफरेंशिएबल है, अगर वो टिल्ट हुआ तो मतलब शार्प था। तो मतलब डोंट लीव द ऑब्जर्वेशन ऑफ शार्पनेस टू योर नेकेड आई अनलेस अंटिल उसमें लीनियर ग्राफ हो। मॉड वाले केसेस हैं। अब ये तो सारे शार्प एजेस हैं ही है ना, इनको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इसी में एक तरफ से वो लाइन गई है और दूसरी तरफ से ऐसा कर्व गया है, तुम्हें कैसे पता कि ये जो कर्वेचर है ये शार्प है? हो भी सकता नहीं भी। तो अब इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप इधर गया तो नहीं है, इसका स्लोप ऐसे कंटिन्यू कर गया तो है। तो उसको ये खुद से करने के बजाय
राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, मतलब फिर ये वाला दिमाग लगाना छोड़ दो, ये वाला लगाओ कि क्या फंक्शन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, हाँ है, नेबरहुड में है, हाँ है, क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, हाँ है, डिक्लेयर कर दो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। दे कुछ क्वेश्चन करोगे? यस सर। टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। सर हाँ सर एक बात पूछनी है। हाँ सर वो डिसकंटिन्यूअस अगर मतलब है तो नॉन डिफरेंशिएबल है तो, पर एक बार बता दो। ये डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, इस लॉजिक में पहली चीज यही थी कि भाई वो कंटिन्यूअस हो, और यहाँ पे था कि यूनिक टेंजेंट बने। तो जब पॉइंट ही डिसकंटिन्यूअस होगा ग्राफ, तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना, चलो लिखो। शुरू हो जाओ पहले क्वेश्चन पे। लो समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ट्राई कर रहे हो? यस सर। अक्षिता मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पाखी आज नहीं आई, तुमसे पूछा था क्या हुआ उसका, कुछ पता है? तबीयत तबीयत ठीक है? कहाँ है? क्या हुआ? नहीं, नहीं पता तुमसे मेरी बातचीत? लिस्ट में तो हाँ नहीं सर। डे बाय डे इंटरनेट की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है। एड दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल। यस सर, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल आ रहे हैं। बाकी लोग? यस सर, दोनों यस सर। ठीक है ना। अब अगर तुम इसको ड्रॉ करने चलोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि यस सर। sin x का ग्राफ ऐसा आएगा π/2 तक। ठीक है ना, पीछे से ऐसा चला गया होगा। तो π/2 के पहले तो sin x थ्रू आउट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। π/2 पे जाके यहाँ रुक गया। π/2 के बाद इसने अपना नाम बदल दिया। क्या नाम ले लिया? x² + 1।
अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे गया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऊपर से निकल जाएगा पाई बाई 2 पे। एम आई राइट? यस सर। सो दिट कैनॉट बी। सबको क्लियर हुआ? जब कंटिन्यूअस ही नहीं है, यहां सर्कल लग गया, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी पाई बाई 2 पे, और ये पाई बाई 2 पे 1 पे रुका हुआ है तो बहुत ऊपर निकल गया। सो दैट डजंट मेक अ सेंस कि डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ पाई बाई 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके बाद ये पैराबोलिक फंक्शन है तो ये थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये, so the function is throughout differentiable except at a point pi by 2। अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको पकड़ो कि वो कैसे करोगे। लेट मी से दिस वाज ax square plus b, find a and b such that the function becomes differentiable। ये है जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन, अभी भी यही सब कराते रहते हैं। अब ए और बी की वजह से तुम्हारा ये ग्रीन वाला जो फंक्शन है ये अप डाउन लेफ्ट राइट हो सकता है। क्या ए और बी की वैल्यू डालें कि ये उतर के नीचे यहां जुड़ भी जाए और स्मूथ भी हो जाए? सर A0B1। हाँ, ए इज इक्वल टू सर A0 A0B1। A0B1। A0 हो जाएगा तो फंक्शन ही एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर तो सीधे y इज इक्वल टू 1 ही बच जाएगा। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक होते हुए कभी नहीं हो सकता था। मैं करके देखूं? भाई ए के 0 होने का मतलब तो ये b इज इक्वल टू 1 बचा, यानी ऐसे ही आएगा। यानी इसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट ट्विस्ट करके नीचे लाके ऐसे स्मूथ यहां से निकाल के ऐसा कुछ पैराबोलिक नहीं बनाया जा सकता। अगर ये सही आंसर है तो, या फिर और देखते हैं। यही आ रहा है A0B1। चलो मैं करके देखता हूं। अगर हम करते तो पहले कंटिन्यूअस कराते तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें। स्टेप 1, कंटिन्यूटी टू बी एंश्योर्ड। तो पाई बाई 2 के लेफ्ट में वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि साइन पाई बाई 2 के लेफ्ट में भी वैल्यू 1 है। f ऑफ पाई बाई 2 इज ऑल्सो 1। f ऑफ पाई बाई 2 प्लस राइट हैंड लिमिट इज a टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 4
प्लस बी, और ये होना चाहिए 1 के बराबर, पहली इक्वेशन। एम आई राइट? इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और स्लोप आ रहा है 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax, और ये भी तुम 0 चाहते हो, एट x इज इक्वल टू π/2, तो ऑफकोर्स a की वैल्यू 0 आनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ a की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए या नेगेटिव वैल्यू के लिए चला जाए, वो कभी भी इस स्लोप को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो द ओनली वे इज a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन करो। यही है, जेई को सबसे ज्यादा ये ए बी की वैल्यू ही निकलवाना पसंद है। ऐसी वैल्यू बताओ जिससे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। दूसरा वाला नॉन डिफरेंशिएबल क्यों था? e टू द पावर x का ग्राफ इधर से कहीं ऐसा आया होगा, वैल्यू 1 पे जाके रुक जाएगा 0 पे। आगे तुमने 1 प्लस एक्स क्यूब बना दिया, तो एक्स क्यूब जो कि ऐसे गया होगा वो ऐसे चला गया होगा। लेकिन अब क्या है कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूटी पे तो डाउट है नहीं, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x है। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड वाले का स्लोप तो 1 है, ऐसे टेंजेंट रहा होगा, राइट हैंड साइड वाले का ऐसा रहा होगा, तो ये शार्प एज है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। इज दिस ओके? यस सर। ठीक है ना? और करते हैं आगे थोड़े क्वेश्चन। लिखो, if fx is equal to ax square plus bx plus c when x is bigger than 1 and x plus 1 upon x, ये ज्यादा हो जाएगा। साइन एक्स प्लस, अच्छा साइन एक्स ही रख लो, x is less than equal to 1। Find a b c if f is differentiable throughout। करो जरा। हो जाए तो बताना, हम सुन रहे हैं।
हुआ किसी से? शायद आया पर गलत लग रहा है। ए मेरा माइनस हाफ, बी 1 और सी के लिए ऑल रियल नंबर्स। A minus half, B 1 and C can take all real numbers. ये पहला ऑप्शन आया चिराग का। बाकी लोग? नहीं हुआ? नो वे, मैं करूं? सर 1 मिनट रुको। यस सर, कर दो। कर दें? चलो देखते हैं इसका सर चिराग एक का। चीज थी। हाँ सर इसमें हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, पर मतलब एक कंटिन्यूटी की एक डिफरेंशिएबिलिटी की, तो उससे हाँ। 3 कैसे निकाले हैं? करके देखते हैं, मतलब डेटा इनसफिशिएंट भी हो सकता है। सर डेटा कंटिन्यूटी के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी और वैल्यू भी होगी, क्योंकि पीछे तो फंक्शन राइट हैंड लिमिट भी होगी और वैल्यू भी होगी, शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 1, पहली इक्वेशन। और डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से 2ax प्लस बी, और वैल्यू 1 पे लिखोगे तो 2ax की जगह 1 आ गया, प्लस b हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और cos x हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और उसकी वैल्यू 1 पे हो जाएगी cos ऑफ 1। यही बन रही 2 इक्वेशन। यस सर। अब इन दोनों के सॉल्यूशन से बताओ जरा चिराग, ये आंसर कैसे आ गया?
सो मैंने ये cos 1 के लिए लिया था, मैंने 2ax प्लस b इज इक्वल टू cos x को उसमें x की वैल्यू 0 पुट करी, क्यों उससे मेरा b x की पे 1। वैल्यू 0 क्यों पुट करी जबकि डिफरेंशिएबिलिटी टूट रही है 1 पे? यस सर। ठीक है ना? तो as of now the answer would be that the data is insufficient to tell whether the function is differentiable or not at x is equal to 1. It may be, it may not be. आपको एक और इंफॉर्मेशन देनी होगी, एक और लिखो। तैयार? बट सर हमें तो गिवन है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल थ्रू आउट है, हाँ तो तो हम गलत गिवन है ना, मतलब जरूरी थोड़ी कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका मीनिंग हो ही, ओके सर। वो मीनिंगलेस भी तो हो सकता है ना। यस सर। तो ये वो वाला कैटेगरी थी जहाँ दे दिया, अब जब करने बैठे तो देखा ये तो हो ही नहीं सकता। लिखो fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x क्यूब कॉमा x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 कॉमा x इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, फाइंड मत करो, काउंट कर लो, काउंट द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। fx कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा ये काउंट करके बता दो इस fx के लिए। कर रहे हो? यस सर। करो करो। क्रिश
कोई होप? यस सर। सर 3 एक आंसर दिया है वत्सल ने, डाउटफुल सा आंसर है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस सा नहीं हो रहा है। बाकी लोग? यश? यस सर। सर 3। 3? हाँ सर। मैं बनाऊं? मान लो ऐसे हमने ले ली एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। सर 2 पॉइंट्स। चलो एक डिफरेंट आंसर आया, मृदुल है। यस सर। 2 पॉइंट्स। लेट अस सी। ये हो गई एक्सिस। पहला ग्राफ है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तो कुछ ऐसा गया होगा, इधर से ऐसा, ठीक है ना? ऐसा मान लो हो गया एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 कैसा जाएगा देखने में? 2 रूट हो गए तुम्हारे इसके 0 और 1 रूट हो गया तुम्हारा इसका 1। क्यूबिक का ग्राफ जिसके 2 रूट्स रिपीटेड हो एक्स स्क्वायर और 1 सेपरेट हो, ये कैसा बनेगा सानिध्य? सर एक्स का, और अगर हम अलग से बनाएं तो पहले एक्स स्क्वायर का बना देंगे, फिर इनटू उसको फिर एक्स माइनस 1 का अलग से बना देंगे और एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देंगे उनको। मैंने ऐसे किया है। नहीं भाई, प्रोडक्ट तो क्यूबिक इक्वेशन है। 2 रिपीटेड रूट इधर है और 1 रूट इधर है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 का पूरा ग्राफ बना देंगे ना, एक्स क्यूब और उसको 1 यूनिट से नीचे कर देंगे सिर्फ। और सोचो। अच्छा चलो मैं तुम्हें थोड़ा हिंट देता हूं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंफिनिटी पे कहां होगा? सर इंफिनिटी। 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 माइनस इंफिनिटी पे कहां होगा? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। कहां से यहां तक जा रहा है? इसको 2 बार रिपीटेड है, यानी टच करेगा और इसको कट करेगा। सोच क्यों रहे हो? ऐसे कुछ हुआ होगा? नहीं? यस सर। ये जाके ऐसा। अपने पीछे वाले फ्रेम में बना दो। अब इसमें एक टेंशन है, ये ऐसे आ रहा है। हाउ डू यू नो कि इसके नीचे ही नीचे से चला जाएगा? एंड हाउ डू यू नो कि आगे जाके ऊपर कभी ये कट ही नहीं करेगा? यहाँ पे क्या सिनेरियो है? चलो रख लेते हैं एक फिलहाल। अब एक तीसरा ग्राफ भी है, वो भी पहले प्लॉट कर लेते हैं, देन लेट्स लुक एट ऑल 3 ऑफ देम। तीसरे वाले में क्या हुआ होगा? x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इंफिनिटी पे तो ये भी इंफिनिटी गया है, तो 0 पे कट करेगा और 1 पे टच करेगा। तो ये कैसे जा सकता है 1 पे टच करके? माइनस इंफिनिटी पे कहां जाएगा ये? माइनस इंफिनिटी, तो ये ऐसे आया होगा और ऊपर कहीं टर्न कर गया होगा और 1 पे टच करके यूं चला गया होगा। एम आई राइट? यस सर। नाउ द क्वेश्चन इज मिनिमम। 0 के पहले वाले मिनिमम में आई डोंट माइंड, अनलेस ये इंटरसेक्ट ना करें।
इंटरसेक्ट करे होते किसी पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो मिनिमम पे फिर शार्प पे जाते हैं। अगर तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो मिनिमम तीनों में से कौन हो, क्या फर्क पड़ता है, एक लाइन नीचे से ऊपर तक यहाँ आएगी। बट अगर ये तीन नीचे कहीं जाके इंटरसेक्ट कर गए हुए तो दैट बिकम्स अ चैलेंज। चलो वहां तक ठीक है। जहां से चैलेंज एक्चुअली हमारा शुरू होता है वो है तुम्हारा ये वाला पार्ट। अब मिनिमम में ये ही पूरा आ जाएगा, इन दोनों का तो रोल ही खत्म हो गया। तो दिस विल एसेंशियली गो समथिंग लाइक दिस। ओके, उसके बाद मिनिमम में फिर ये वाला चला जाएगा, क्योंकि ये तो 1 के बाद ऊपर उठ रहा है और ये 1 पे एक्स स्क्वायर है, तो थोड़ी दूर तो ये ऐसे टेंजेंशियली गया होगा। बट आगे जाके फिर नहीं पता कि ये तीनों अलग अलग ऐसे चल रहे हैं या जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अप टू दिस पॉइंट एक शार्प एज तो ये आएगा, फॉर श्योर आएगा। एक शार्प एज मे बी आएगा, मे बी नॉट, अभी भी क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा पीछे आगे का कोई सीन नहीं है। तो तुम लोग को तीन कौन कौन से मिले थे? सर 2 ही मिले थे, ये यही वाले। यानी जिनको 3 मिले थे मैं उनसे पूछ रहा हूं कि मान लो ये ऐसे गया तो ये ऐसे आके ये आ गया और ये निकल गया। एक और दो नॉन, उसमें ये वाले में अभी भी डाउट है, क्योंकि यू कैनॉट से कि किसका डेरिवेटिव किस पे क्या आ रहा है, वो करके देखना पड़ेगा। ये वाले पे तो आई कैन होप कि हाँ होगा बना के। तो ये दो के तीसरा तो दिख नहीं रहा। तीसरा तब पता चलेगा जब ये इन्फिनिटी पे और ये माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ टकराते हैं नीचे जाके। बात समझ आई सबको? सर मेरा ग्राफ थोड़ा गलत बना। हाँ, तो जाने अनजाने क्वेश्चन बहुत तगड़ा बन गया है ये। मेरा भी सर तो हाँ, बनाना निकालना आसान है, लेकिन इसके बाद, अब इसके बाद तुम्हें तीनों लिमिट्स को कंपेयर करना है इन्फिनिटी पे। तीनों की वैल्यू इन्फिनिटी है, बट क्या बीच में कहीं इंटरसेक्ट करके इन्फिनिटी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। और करना बड़ा आसान है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था। पहले इन दोनों का पेयर ले लो। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होते तो एक्स क्यूब कुड हैव बीन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ जो नीचे से गया है ये सिर्फ इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये आगे दोनों अलग अलग ही जाएंगे, टिक कर दो। अब पहले वाले को तीसरे वाले से सॉल्व कर लो, फिर भाई वो तो कहीं नहीं टकरा रहा है। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये कट गया। तो इसके दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कौन से दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं? एक x इज इक्वल टू 0, जो कि हमें ऑफ कोर्स यहां मिल ही रहा है, और दूसरा कौन सा मिल रहा है? x इज इक्वल टू 1/2, वो ये वाला पॉइंट है जहां पे ये तीसरा ग्राफ और एक्स क्यूब टकरा रहे हैं। ये भी तुम्हारे मिनिमम में रोल नहीं प्ले कर रहा है। अब दूसरे और तीसरे को मिला लो। तो दूसरे और तीसरे को मिलाओगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक x और एक x माइनस 1, एक और x माइनस 1 तो कट ही गए, ये दो सॉल्यूशन तो वही है। उसके अलावा बचा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों आपस में ऊपर ही जाएंगे। तो उस हिसाब से तीन में से ये जो सबसे नीचे वाला ये ही मिनिमम में ऊपर चलता ही चला जाएगा, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मच इन द सेम वे इधर इंटरसेक्ट करना होता तो पॉइंट मिलता। अब बच गए तुम्हारे ये दो पॉइंट, आर दे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलो देखो, इधर इसका नाम क्या है? x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये लास्ट वाला, इसका डेरिवेटिव 0 पे निकालो, और इधर ये बीच वाला, इसका डेरिवेटिव 0 पे निकालो। और देखो क्या दोनों की वैल्यू ऐसा ना शार्प है। तो ये तो बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन गिव इट टू यू, ये शार्प है। इसको वेरीफाई कर लो एंड देन यू विल गेट 2 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स एंड ओनली 2। समझ आया? हर क्वेश्चन में इतना सब दिमाग लगाना पड़ेगा। तुमने इग्नोर मारा और क्वेश्चन हाथ से निकला। इस वाले पॉइंट के शार्प का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुमसे मिनिमम पूछा गया था। तो ये मिनिमम का ग्राफ बना, ये आया और ये निकल गया।
ये शार्पनेस हम बाई ऑब्जर्वेशन ओके कर रहे हैं, लेकिन तुम घर पे करोगे कैसे? इसका डेरिवेटिव 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। करना कुछ नहीं, करके निकाल लेना है। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 2x, तो इसका तो 0 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो एक का तो काम हो ही गया। और ये जो तुम्हारा है इधर वाला, इसको भी डिफरेंशिएट करके देख लो, एंड देन यू आर डन। कोई डाउट? सर हाँ सर वो ग्राफ एक बार बता दो, नहीं समझ आया वो शुरू में जो आपने बनाया था। हमने, अच्छा ये इसमें समझो फिर, नेक्स्ट स्लाइड। हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो हमने लिया वैल्यू इन्फिनिटी पे जानी है और माइनस इन्फिनिटी से आनी है, और दो रिपीटेड रूट है, यानी ग्राफ 0 पे इसको टच करेगा और 1 पे कट करेगा। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और थ्रू आउट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है। जब बारी आई y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर की, तो भी हमें पता था कि वैल्यू जानी तो इन्फिनिटी पे ही है और 1 पे टच करनी है, और आनी माइनस इन्फिनिटी से ही है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से आता हुआ ग्राफ 0 पे टच होके गुजरेगा, लेकिन 0 पे कट करेगा और 1 पे टच करेगा। ऐसा कैसे हो सकता था? तो जी ऐसा ऐसे तो हो ही सकता था कि ऐसे निकल गया हो और ऐसे चला गया हो। अब ये ऊपर से भी हो सकता था कि ऐसे आया हो और ऐसे निकल गया हो। हमें अपने क्वेश्चन में पता था इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पहले से पता था कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता था, तो तुम्हें ये पूरा होमवर्क करना था कि ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, या आगे जाके कट करेगा। तो उसका बड़ा अच्छा सा तरीका, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। दो ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, 0 और 1। तो इधर कोई सॉल्यूशन नहीं, इधर कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब ये इनके बीच का गैप जिंदगी भर ये ऐसे बढ़ता रहेगा और ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तीसरा कौन था? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उसमें ग्राफ में कोई इशू नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसे जाएगा या ऐसे निकल गया होगा, हाउ डू आई नो? तो इसको बारी बारी सॉल्व कर लो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो आपने क्या बताया था, आपने बाकी दोनों की वो डेरिवेटिव क्या था? हमने ये रखा था, पहले तो ग्राफ बनाना देख लो। ये दोनों ग्राफ सबको समझ आ गए? क्योंकि जब इसको इससे सॉल्व करोगे, एक x से एक x कटेगा, एक x माइनस 1 से x माइनस 1, x से x कटना मतलब सॉल्यूशन 0, x माइनस 1 से 1 कटना मतलब सॉल्यूशन 1। तीसरा कोई सॉल्यूशन है नहीं, x इज इक्वल टू x माइनस 1 डजंट हैव सॉल्यूशन। ये ऐसे ही जाएंगे। अब तीसरा ग्राफ तुम्हारा आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इधर से तो वो ऐसे चला जाएगा ऊपर, और वो इस वाले ग्राफ को, इस वाले को हाफ पे सॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसको इससे सॉल्व करते हो तो एक 0 आता है, दूसरा पॉइंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व होके एक पॉइंट हाफ दे रहा है, तो हाफ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ये ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये इससे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। करना होता तो पॉइंट निकलता ना। अब इधर नेगेटिव साइड पे भी बना दो, पता नहीं ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, अरे ऐसे ही जाएगा, क्योंकि अगर इसको इंटरसेक्ट करना होता तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता, मिल ही नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो हम क्यों माने कि जबरदस्ती मिल रहा है। अब तुमने लेना है मिनिमम मिनिमम का ग्राफ तीनों का, तो वो उठा लो। इधर से एक ऐसे मिनिमम आएगा, इधर से ये मिनिमम जाएगा और इधर से ये मिनिमम जाएगा। प्रॉब्लम तब आती जब हम मैक्सिमम का ग्राफ ले लेते, क्योंकि मैक्सिमम में इधर से तो एक तमीज से आता, इधर से ये शार्प जाता और ये ऐसे चला जाता, तो ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ये आ जाता, तब भी दो ही रहते। ये आपस में ऊपर जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि करना होता तो हमें इस पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन मिलता, मिल नहीं रहा है। हमने बारी बारी पेयर वाइज 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व कर दिए, इसका इससे, इसका इससे और फिर इसका इससे, सॉल्यूशन मिले ही नहीं। और मिलने पे कोई डाउट ही नहीं रहा, होता तो हम एक बार जाके देखते होगा या नहीं होगा। ये ग्राफ बन गया, 2 आ गए। अब इस 2 में भी क्या डाउट था मेरा कि ये तो शार्प एज हमने ऐसे अपना देखा देखी ऐसे ही बोल दिया, और ये भी ऐसे आएगा शार्प, हो सकता है ये शार्प ना हो, ये ऐसे आए और ये उसी पे आगे यूं कंटिन्यू कर जाए। हाउ डू आई नो? कुछ नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव पे इसकी डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे इसकी डेफिनेशन, डेरिवेटिव निकाल के 0 पे वैल्यू देख लो,
यहाँ 1 पे दोनों की वैल्यू देख लो, सेम नहीं आ रही है, बता दो नॉन डिफरेंशिएबल है। दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन। ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी आने के साथ ही तुम्हारे क्वेश्चन में, सिलेबस में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया, ये स्टार मार्क्ड है। अभी एक क्लास अगली बार फिर डिफरेंशिएबिलिटी तसल्ली से करेंगे, तब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का काउंटर खोलेंगे। तो जो इतने दिनों से dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा तो करेंगे, वो अगली क्लास आ गया समझो। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। यस सर। रोक दें क्लास को यहीं पे सारे लोग? घर पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? सर नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट टेस्ट इसी वीक में रख देंगे। एक्चुअली हमने एक ऑनलाइन पोर्टल से ओके कर लिया है, तो आई एम वांटिंग टू टेस्ट इट आउट। तो MS टीम पे करने के बजाय उस पोर्टल पे जो है ना फुल टेस्ट करा देंगे, बल्कि सारे अगले पिछले सब टेस्ट डाल देंगे उस पे पूरे साल भर के। तो वी आर जस्ट क्लोजिंग दैट डील, तो तुम्हें टेंशन खत्म हो जाएगी उसकी। ये बताओ, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी, इनकी VGS वालों की तो पता है, SVIS वालों की कब से हो रही है समर वेकेशन? पता नहीं सर। सर नहीं सर दे रहे। शायद 12 के बाद हैं? अभी तक नहीं दे रहे। वैसे जून में हमारी नहीं दे 3 रहे। क्लास ले रहे जून में 3 क्लासेस करा रहे हैं तो मतलब रोज। यस सर। यस सर, जिससे 5 होती हैं, अब 3 कराएंगे सर। कितने बजे से कितने बजे तक? तो मतलब 12 बजे तक हो जाएगा सब कुछ। या 8:45 से लेके 12-1 हुई है होगा सर। और बाकी जो स्कूल्स हैं, मैक्सफोर्ट, XYZ, ये सारे लोग भी बोल दें मुंह खोल के जल्दी जल्दी। मैं क्या सोच रहा अगले हूँ हफ्ते कि 1 जून से मैं मान लेता हूं कि तुम्हारी 8:45 से 12 साढ़े 12 बजे तक अगर तुम फ्री हो गए, ठीक है ना, तो 12:30 to 2:30 या 12:30 to 2, 1.5 घंटे हुए ना ये। डेली एक क्लास मैथ्स की एक्स्ट्रा लगा दें। और क्यों ये कह रहे हैं हम बताते हैं। हमें वो बैकअप में कॉनिक सेक्शन पढ़ाना है इनको, VGS वालों को, और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना है SVIS वालों को और द्वारका वालों को। यही है ना भाई? यस सर। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं कि हम अल्टरनेट डे पे चला दें। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इसकी चला दें, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 1.5 घंटे क्लास इसकी रन कर दें। इतने में हमारा एक वीक में 4.5 घंटे हैं, 4 वीक हैं, आराम से दोनों चैप्टर पूरे थॉरो हो जाएंगे। अब इसमें चॉइस है, जिनको कॉनिक सेक्शन छूट गया वो कॉनिक सेक्शन तो मजबूरी में पढ़ेंगे, उनका पूरा हो रहा है। वो चाहे तो अल्टरनेट डे पे उस टाइम पे खाली है, ये भी पढ़ लें, ये वाले वो भी पढ़ लें। तो मतलब यू कैन रिटेन बोथ द सब्जेक्ट्स एंड यू कैन अटेंड वन ऑफ देम। सर ये एक्सचेंज कर सकते हो? ये हाँ सर, क्योंकि ना वेंसडे को हमारी डाउट क्लास है स्कूल में, तो वो 1 o'clock तक चलेगी। सिर्फ वेंसडे ही है। चलो ये कर दिया। और द्वारका वालों को कोई दिक्कत तो होगी नहीं 12:30 से 2 में? मतलब टेंटेटिवली 90 मिनट की एक क्लास डेली अलग से हम रन कर देंगे, और प्रेशर भी नहीं आएगा क्योंकि अल्टरनेट डे है। अब तुम्हें अगर कॉनिक सेक्शन दोबारा सुनना हो तो तुम फिर से सुन लेना, इसमें क्या है। इज दिस ओके? यस सर। अनन्या, Yes, उधर sir. जो VGS वाले बाकी बच्चे ना, उनको मैंने मैसेज डाल दिया, उनको भी अभी हम ये शेड्यूल भेज देंगे, बता देना, बिकॉज उनका पीछे पेंडिंग था, तो दे मे नॉट, हम करा देंगे उनका। ठीक है सर। और किसी सब्जेक्ट में तो 11th का कोई पेंडिंग है नहीं? सर है सर, फिजिक्स में एक थर्मो बचा है। केमिस्ट्री में तो बच्चा देख, केमिस्ट्री तो वो अपने हिसाब से पूरा करेंगे। केमिस्ट्री में 11th-12th जैसा कुछ होता नहीं ना, तो अपने हिसाब से कराते रहेंगे। फिजिक्स में हम उनसे बात कर लेंगे, तो उनका भी टाइम टेबल यहीं कहीं फिट कर लेंगे, जब SVIS वाले पूरी तरह छुट्टी कर देंगे।
ठीक है भाई, फिजिक्स में हमारा वेव्स रहता है। फिजिक्स में तुम्हारा वेव्स रहता है। ठीक है, तो फिर इनका भी कुछ ऐसा ही एक टाइम स्लॉट में बना देंगे स्लॉट, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये हम फर्स्ट से ऑन कर देंगे इसको। डन। तुम लोग का इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है या हमें सुनाई देना कम हो गया है? स्कूल के एग्जाम्स हो गए अभी हो रहे हैं? सर चल रहे हो रहे हैं। हैं। फर्स्ट को मैथ्स का कब है? मैथ्स का हो गया सर। मैथ्स का सबसे पहले था। कैसा हुआ? इजी था। इजी तो था? अच्छा था। हैं? अच्छा था वैसे, इजी नहीं था, अच्छा था। श्रुति इजी था अच्छा था? सर अच्छा था, मतलब स्कोर ठीक ही आ- था सर। हाँ हो सर आ जाएगा? जाएगा। यस हाँ, सर। स्कोर अच्छा आ जाएगा। यस सर। सर एक बात बोलनी है सर। हाँ बोलो। सर देखो मंडे को हमारा फिजिक्स का पेपर है, तो सर आप ओके। संडे को टेस्ट मत लो सर, आप ट्यूसडे ले लो, चाहे कुछ नहीं ओह। होगा सर। मंडे मत लो सर, फिजिक्स का पेपर है सर, वही तो। प्लीज सर। चलो इसका फैसला बाकी लोगों से दोनों से पूछ के कल बता देंगे तुम्हें। कल जो भी तुम्हारी क्लास हो उसमें मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना? ओके सर। क्या? ओके, क्लास बंद कर दूं? सर कल तो क्लास ही नहीं है शायद। परसों क्लास। हैं? क्लास अब परसों होगी हमारी, कल कोई नहीं है। कल कोई नहीं है ना, तो ठीक है, कल तक हम बात कर लेंगे, परसों क्लास में हम बता देंगे। मुझे याद दिला देना एक बार, मैं करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। बाय। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।